हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है। भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि द्रव अगर स्थिर अवस्था में हो, मतलब द्रव स्थितिकी के अंदर, कि उसके अंदर कहीं पर भी प्रेशर किस तरीके से फील होता है, उसके आयतन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हम आयतन में परिवर्तन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ में हम देख रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में जहां पे द्रव गतिकी की बात चल रही है, जहां पर हमारा फ्लूइड फ्लोट कर रहा, बह रहा है, तो बहाव की स्थिति में उसमें दाब कैसे आएगा, कितनी बहाव होगी, और जैसे ही कोई गति की बात होती है तो उसमें घर्षण कैसे होगा, मतलब श्यान बल क्या क्या रोल होने वाला है। इन्हीं सभी चीजों के डिस्कशन करते हुए हम पहुंच चुके हैं दो टॉपिक्स इस सेशन के लिए लेकर, स्तरीय प्रवाह और हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि स्तरीय प्रवाह में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रवाह का जो लेमिना होता है वो होने वाला है, एंड उसके साथ साथ में रेनॉल्ड्स नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नंबर है बेसिकली जो कि ये बताने में सक्षम है कि कोई भी द्रव कितना ज्यादा श्यान है या कितना ज्यादा अश्यान है, उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे हमको आइडिया लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन की, क्योंकि इस सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड हमारे कॉम्पिटेटिव दैट इज आईआईटी जेईई नीट या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, स्तरीय प्रवाह। स्तरीय प्रवाह का लैमिनर फ्लो का मतलब सिंपली यह है कि भाई अगर मैं कभी द्रव को आगे की तरफ फ्लोट कर रहा हूं, बहा रहा हूं किसी नली में, तो एक शेप बना करके चलेगा ना, एक उसके सभी पॉइंट्स को अगर आपने मार्क किया उनके वेलोसिटी वेक्टर को, तो वेलोसिटी वेक्टर एक आपको है ना रिजल्टेंट ड्राइंग देंगे, ऐसा कह लीजिए। वही ड्राइंग अल्टीमेटली हमारी कहलाती है क्या, लैमिनर फ्लो, है ना। कैसे, तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि जब कोई श्यान द्रव नली से होकर क्रांतिक वेग से कम वेग पर प्रवाहित हो रही है, अगर वो क्रांतिक वेग से कम वेग पर है, इसका मतलब है कि स्टेडी फ्लो हो रही है, यानी उसके अंदर धारा रेखीय प्रवाह हो रही है। ठीक है, धारा रेखीय अगर उसके अंदर में प्रवाह हो रही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर हो रहा है उसके अंदर में, तो उसकी विभिन्न परतों का वेग श्यानता के कारण भिन्न भिन्न होता है। द्रव की जो परत नली के संपर्क में होती है उसका वेग शून्य होता है। ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर इसके अंदर में द्रव बह रहा है, ठीक है, तो मैं इसमें द्रव बहाता हूं, ये द्रव बह रहा है, ये बहे चले जा रहा है भैया। तो एक पॉइंट है कि जो द्रव बहाव की स्थिति में आता है तो ऐसे ही तो बहेगा ना कि द्रव की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे फिसलती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। द्रव कैसे चलेगा, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर फिसलती हुई आगे जाएगी। अब ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ जा रही है, नीचे वाली लेयर वहीं के वहीं पर है, या फिर ऊपर वाली लेयर तेजी से आगे जाएगी और नीचे वाली लेयर धीरे जाएगी, तभी तो दोनों में अपेक्षिक वेग होगा, तभी तो आपको पता भी लगेगा कि भैया हाँ ऊपर वाली चीज आगे की तरफ बढ़ रही है। बहाव कैसे पता लगेगा, ऐसे ही पता चलेगा। तो इस अवस्था में कह रहे हैं कि मान लीजिए एक नली है, ये एक नली है जिससे कि आपने यह द्रव को फ्लोट किया है, तो इसकी जो सतह पर होगा, मतलब जो ये नली के सतह पे यहां करके जो चिपक जाएगा द्रव, वो लेयर का वेग शून्य हो जाएगा। इनका जो वेग है वो कैसा हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। कौन है ये, तो ये वो लोग हैं जो नली के सतह, है ना, ये कहां पर है, नली के सतह के संपर्कित, जो नली के सतह के संपर्कित है उनका वेग कैसा होने वाला है, शून्य होने वाला है। और एक बात समझिए, जैसे जैसे मैं इसके अंदर की तरफ बढ़ना शुरू होऊंगा, जैसे जैसे मैं इसके अक्ष की तरफ बढ़ने जाऊंगा, अक्ष की तरफ बढ़ना मतलब मान लीजिए ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट बीचों बीच वाली जो लाइन है, ये इसकी कह लेता हूं, ये क्या कहलाएगी भाई, ये अक्ष है। किसकी अक्ष है, तो ये जो नली मैंने ली है ये ऐसी बेलनाकार ही तो होगी ना, ये नली अल्टीमेटली कैसी बेलन है, तो बेलन का एक एक्सिस तो होगा ना, अक्ष तो होगा ना। तो अगर मैं जैसे जैसे इस सतह से इस अक्ष की तरफ बढ़ना शुरू करूंगा, यहां पर वेग का मान बढ़ता जाता है, वेग का मान बढ़ता है।
पॉइंट समझ में आ गई होगी कि नली की सतह पे, अब देखिए नली की सतह का मतलब जो लिक्विड की लेयर सतह पे गई वो तो सतह से चिपक गई। अब सतह से जो चिपक गई तो इसके ऊपर वाली जो लेयर आएगी वो उससे आगे बढ़ेगी, उसके ऊपर वाली और आगे बढ़ेगी। देखिए ये वाली लेयर यहीं कहीं चिपक गई, ये वाली लेयर यहीं कहीं चिपक गई। अब ऊपर वाली जो लेयर आ रही है वो क्या हो रही है भैया, ये लेयर यहीं चिपकी है, ऊपर वाली लेयर इसके ऊपर स्लाइड करती हुई आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर वाली इसके ऊपर स्लाइड करती हुई, इसके ऊपर वाली और आगे और आगे और आगे और आगे और ऐसे। उसी प्रकार से जब आप बढ़ेंगे किसके ऊपर भाई, ऊपर की तरफ, मतलब अक्ष से ऊपर, तो अब ये वाले कैसे होते जाएंगे, तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होगा, ये और 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 स्लो होगा, और ये फाइनली जाकर के कैसा हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर मैंने इन सभी के वेलोसिटी वेक्टर्स के हेड को, है ना, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये इनके वेलोसिटी वेक्टर सभी, ये सभी क्या बता रहे हैं, ये वेलोसिटी को बता रहे हैं। अगर इन सभी को मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया, अगर इनके सभी वेलोसिटी वेक्टर्स को क्या कर दूं, अगर इन सभी के वेलोसिटी वेक्टर्स को एक रेखा से ऐसे ज्वाइन कर दिया तो हमको एक तरीके का पैटर्न मिलता है, ठीक है ना, एक पैटर्न मिलेगा। उसी पैटर्न को, है ना, इसी को हम फ्लो की परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। अब ये अगर विस्कस होगा, अगर ये श्यान द्रव होगा तो हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलने वाला है। अभी आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर नली के सतह पर होंगे तो वेलोसिटी कम होगा, अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे, वेग का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब कहते हैं जब किसी श्यान द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसके प्रवाह को स्तरीय प्रवाह या पटलीय प्रवाह कहते हैं। अगर पटलीय प्रवाह की बात कर रहे हैं तो ये सारे ही काम क्रांतिक वेग से नीचे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि क्रांतिक वेग क्या है भाई। तो एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूं क्रांतिक वेग की। अगर आपने देखा हो किसी लिक्विड को फ्लोट करते हुए, तो अगर एक सतह लिक्विड की ये चल रही है, दूसरी सतह यहां पे चल रही है, तीसरी सतह यहां पे चल रही है, ये तीनों सतह आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जो भी इस एक पॉइंट से गुजरते हुए, ये एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से गुजरते हुए जो जो गुणधर्म इसने रखा था वही गुणधर्म इसको भी रखना पड़ेगा, उसको भी रखना पड़ेगा। मतलब इस P पॉइंट पे गुजरने वाले सभी कणों का या तरल के सभी कणों का जो वेग होगा, वेग की दिशा होगी, जो दाब होगा, वो सब समान होने वाला है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना, इसी को हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। अब ये जो प्रवाह है, इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसकी वेलोसिटी को मैंने बढ़ाना शुरू किया, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते मैं एक ऐसे स्तर पे पहुंच गया जब मैं ये पा रहा हूं कि भैया ये जो स्ट्रीमलाइंड चल रहे थे, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे, जहां पे कहीं पर भी एक पी पॉइंट मार्क किया वहां के सभी, वहां पी पॉइंट से गुजरने वाले सभी कणों का गुणधर्म सेम था। अगर वही चीज उसकी वेग को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दी कि वो ऐसा चलने लग गए, कोई कहीं पर भी चल रहा है, रैंडमली कहीं पर भी चल रहा है, कहीं पर भी कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं भैया विक्षुब्ध प्रवाह। इसको क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझा था कि अगर आप बिल्कुल नया नल खरीद करके लाइए, आप नल का टैप थोड़ा सा अगर खोलिए तो पानी बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे नीचे की तरफ बहता हुआ आपको दिखता है, स्ट्रीमलाइन दिखता है। थोड़ा नल ज्यादा खोल दीजिए तो पता चलता है एक दूसरे में मिक्स होने शुरू हो गए। नल को अगर आपने प्रारंभ में थोड़ा सा खोला है तो नल से जो पानी निकलता बिल्कुल ऐसा निकलता सीधा सीधा, लेकिन जैसे थोड़ी सी और इसको खोल देंगे नल को तो ये ऐसा होने लगता है, ये पूरा एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लगता है। तो ये विक्षुब्ध हो गया, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो एक पॉइंट समझिए, अगर आपको कितनी जो भी कैलकुलेशंस प्रवाह से संबंधित करनी होती है वो सब के सब क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर करनी होती है, क्रांतिक वेग के अंदर करनी होती है। यानी आप सब कुछ किसके लिए बात करते हैं, धारा रेखीय प्रवाह के लिए। क्योंकि धारा रेखीय प्रवाह का गुणधर्म है कि अगर जैसे P पॉइंट अगर हमने मार्क किया तो यहां से जितने भी पार्टिकल्स गुजरेंगे वो सब सेम गुणधर्म रखेंगे। सिर्फ P ही नहीं,
अगर मान लीजिए यहां पे एक और पॉइंट बनाता हूं मैं Q, तो Q से गुजरते वक्त भी जितने पार्टिकल होंगे वो Q के अनुसार गुणधर्म सेम रखेंगे। यानी यहां पर ऐसा कहते हैं कि जो अगला कण जिस तरीके से गुजरा है, पीछे वाला बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पे चलेगा, उसी को बिल्कुल फॉलो करेगा। टर्बुलेंट में ऐसा नहीं है, कुछ भी फॉलो नहीं होता। तो क्रांतिक वेग वह अधिकतम धारा रेखीय प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह की यह मैक्सिमम वैल्यू है। यह क्या है? क्रांतिक वेग मैक्सिमम वैल्यू किसकी? धारा रेखीय प्रवाह की। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह का वह अधिकतम मान जिसके बाद कोई भी तरल धारा रेखीय प्रवाह से बदलकर विक्षुब्ध प्रवाह में आ जाए, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो से चेंज होकर के वो टर्बुलेंट फ्लो में आ जाए, उस वेलोसिटी को, उस बैरियर को मैं कहता हूं क्रांतिक वेग। उससे कम है तो धारा रेखीय, उससे ज्यादा है तो विक्षुब्ध। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो कहते हैं कि भैया जब किसी श्यान द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रख कर ही कोई भी काम कर सकते हो भैया, ये फिक्स मान लो आप, तो उसके प्रवाह को स्तरीय प्रवाह या पटलीय प्रवाह कहते हैं। तो इस समय ये जो प्रवाह हो रहा है, ये जो प्रवाह हो रहा है, इस प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं भाई? पटलीय प्रवाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पटलीय प्रवाह कहते हैं। और प्रवाहित होने के कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है कि जो नली के पास में लेयर्स होंगे उनका वेग शून्य होने वाला है, और जैसे जैसे अक्षों की तरह बढ़ना शुरू करेंगे उनकी वेलोसिटी, उनका वेग बढ़ने वाला है। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना, ये अक्ष पर वेग का मान अधिकतम होता है। क्या होता है भाई? अधिकतम होता है। यानी जो अक्ष पे होगा, जो एक्सिस पे होगा, वहां पर वेग का मान मैक्सिमम होगा। नली के तल की तरफ बढ़ेंगे, कम होना शुरू हो जाएगा, और तली पर संपर्क में जो आता है वो शून्य हो जाता है। जो तल से चिपक गया वो नहीं जाएगा, उसके ऊपर आपको जाना, जाओ भैया स्लाइड होकर के, उसको ऊपर वाले लेयर को जान दो स्लाइड होकर के। तो पटलीय प्रवाह आपको समझ में आ गया कि क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे जब ये चल रहे होते हैं तो उसको ही हम कहते हैं पटलीय प्रवाह, या उसी को हम कहते हैं स्तरीय प्रवाह। ठीक है, ये सारे ही कार्यक्रम ध्यान रखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर होनी चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी से बियॉन्ड अगर जाते हैं, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी से आप आगे बढ़ते हैं तो वो टर्बुलेंट फ्लो को सपोर्ट करता है। भैया ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये जो परिच्छेदिका थी जिसके हम वेलोसिटी प्रोफाइल जिसको कहते हैं, ये दो तरीके की हमको देखने को मिलती है, एक समतल और एक परवलयाकार। अभी जो हमने बात करी थी, जहां पर मैंने आपको बोला कि भैया ये जो एक्सिस पर जो है, ये देखिए ये जो एक्सिस पर है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी एक्सिस पे जो है, अक्ष पे जो है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और इससे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं वेलोसिटी कम हो रही है, इधर में भी कम हो रही है। यहां पे जो होगी इसकी वेग क्या हो जाएगा? v शून्य हो जाएगा। यहां पर भी जो लेयर से चिपका हुआ है इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो अगर कोई श्यान द्रव है, कैसा द्रव है? श्यान द्रव के लिए आपको परवलयाकार वेग परिच्छेदिका मिलेगी। अगर वो श्यान है, इसका मतलब है कि इनके सतहों के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है। ये श्यान द्रव है, मतलब क्या? सतहों के बीच में आपेक्षिक गति होगी। थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूं मैं आपको। क्या होता है, जो सतह, जो लेयर्स है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा स्लाइड ओवर करके ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर करके जा रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए, अगर फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तभी तो इस वाले लेयर के ऊपर से ये घर्षण करता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और इस पे घर्षण करता हुआ ये और आगे की तरफ बढ़ेगा। यही पार्ट होने वाला है ना। तो ये कब होगा? जब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स हो तब। अब लिक्विड में फ्रिक्शन जैसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं होता भाई, तो क्या इस्तेमाल होता? वहां पर इस्तेमाल होता श्यान बल, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। तो भाई
विस्कस फोर्स जो श्यान बल है वो ही तो डिसाइड करे ना कि इनके बीच में क्या होने वाला है, आपेक्षिक गति होगी। जब आपेक्षिक गति होगी तब मुझे ये जो प्रोफाइल मिलने वाली है, जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिलने वाली है, वो ऐसी मिलेगी कि बीच वाला ऐसे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास में अशान द्रव है, अशान द्रव है, तो इस अवस्था में अशान है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? तो आप कहोगे अच्छा अशान हो गया तो इसमें जो है शान बल नहीं होगा, ये सतहों के बीच में अपेक्षिक गति नहीं होगी, इसमें अशान द्रव है, मतलब शान बल का मान कितना है? शान बल का मान है 0। इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो इसका तात्पर्य हुआ कि सतहों के बीच आपेक्षिक गति नहीं होगी। अब अगर इनके सतहों के बीच में आपेक्षिक गति नहीं हो रही है, इसका मतलब हुआ कि जो भैया ये सतह के थोड़ा सा भी ऊपर, सतह से थोड़ा सा भी ऊपर है, ये भी वहीं पहुंचेगा, इसके ऊपर वाला भी वहीं पहुंचेगा, ये भी वहीं पहुंचेगा, ये भी वहीं पहुंचेगा, अर्थात ये सब के सब कैसे दिखेंगे भाई? तो आपको दिखेंगे प्लेनर, बिल्कुल समतल। ये कैसा दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है समतल परिच्छेदिका, समतल वेग परिच्छेदिका। मतलब आपको समझ में आ गई कि भैया दो तरीके के हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल बनने वाली है। एक बनने वाली है कैसी? तो परवलयाकार, और एक जो बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है भाई? तो समतल। समतल कब होगा? जब अशान हो। अशान होगा मतलब इनकी सतहों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, सब लोग एक साथ ही चल करके जा रहे। कोई किसी के ऊपर स्लाइड तो तब करेगा ना जब उसमें घर्षण हो, नीचे वाला धीरे चले आगे वाला तेज चले, तब तो ऐसा घर्षण होता हुआ जाएगा ना। अगर ये दोनों साथ में ही चल रहे हैं तब तो ऐसे ही आपको प्रोफाइल दिखेगी ना। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिखती है वो दिखती है बिल्कुल समतल। बस एक बात बता दूं आपको, ये एक तरीके से आप किसके लिए कह सकते हो? तो ये कह सकते हो आप आदर्श द्रव के लिए। ये किसके लिए सत्य है? सिर्फ और सिर्फ आदर्श द्रव के लिए। मतलब इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये नहीं पॉसिबल है, एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी भी पॉसिबल नहीं। एक्चुअल प्रैक्टिस में एक लेयर के ऊपर से दूसरी लेयर स्लाइड होकर के ही जाएगी, वहां घर्षण आएगा। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में तो यही मिलेगा आपको, परवलयाकार मिलेगा। बट आइडियल कंडीशन में ये होता है, हम चाहते हैं इस तरीके से फ्लो को है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना। वो आदर्श द्रव के लिए सत्य है। तो देखिए ना, शान द्रव के लिए वेग परिच्छेदिका वेलोसिटी प्रोफाइल परवलयाकार होता है। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है? तो जो हमने इनिशियली बात करी थी कि बहते द्रव के किसी परिच्छेद पर वेग सदिशों के शीर्ष को मिलाने वाले पृष्ठ को वेग परिच्छेदिका कहते हैं। ये वेलोसिटीज जितनी भी थी, इनके सबके हेड्स को जब मैंने कनेक्ट किया तो ये जो प्रोफाइल मिली, इसको ही हम वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। ये सभी वेक्टर्स के हेड्स को मैंने क्या किया, यहां पे कनेक्ट किया, तो सबके हेड्स को कनेक्ट करने के बाद में जो प्रोफाइल मिलती है दैट इज कॉल्ड, उनको ही कहते हैं हम क्या? वेग परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? वेग परिच्छेदिका। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां से दिख रहा है कि बहते द्रव में दो तरीके से पॉसिबल है, एक समतल वेग परिच्छेदिका और एक परवलयाकार। परवलयाकार सिर्फ और सिर्फ शान के लिए पॉसिबल है, अगर वो शान द्रव है, विस्कस है, तभी है। नॉन विस्कस होगा, जिसको कि आदर्श द्रव भी कहते हैं, तो भैया वो इस तरीके से चलेगा कि वो समतल होगा, क्योंकि वहां पर फ्लूइड फ्रिक्शन जीरो है। वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, जो लिक्विड के बीच में लगता है, जिसको हम शान बल कह रहे हैं, उसका मान जीरो है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम जरा। ये तो स्टेटमेंट है, एक याद रखनी है कि तरल प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होने पर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है, जो हमने अभी बात करी। क्रिटिकल से कम होगा तो स्ट्रीमलाइन, उससे ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट। आगे आते हैं, अब आते हैं हम जरा रेनॉल्ड्स नंबर में। रेनॉल्ड्स एक पेन बनाने की कंपनी भी आपको पता होगी, है ना। बहुत सारे पेन, मार्कर, रेनॉल्ड्स सब कुछ बनाते हैं वो। तो रेनॉल्ड्स एक्चुअली उन्हीं के नाम पे रख दिया, और इनकी ही थ्योरीज के बाद में रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर ही तो पूरा गेम होता है। आप ये सोचिए ना, किसी भी स्याही के लिए बात कर लेता हूं भाई, पेन की बात कर रहा हूं तो स्याही आपने देखा अलग अलग तरीके की होती है ना।
अगर हम एक वो जेल पेन ले आते हैं उसमें अलग तरीके से स्याही निकलती है, एक वो फाउंटेन पेन लेकर के आते हैं जिसमें इंक भरते हैं हम, मार्कर ले आते हैं उसके अंदर भी, अब जो व्हाइट बोर्ड मार्कर्स आते हैं हम उसकी बात करें, उसके अंदर में भी हम इंक फिल करते हैं। और उसी तरीके से अगर आप जो डॉट पेन होता है वो भी लेकर के आते हैं, उसमें भी आप कई कैटेगरी देखते हैं, कुछ बड़े स्मूथ चलते हैं, है ना, कुछ थोड़े से टफ चलते हैं। तो आखिर इन सब में है क्या, कैसे हो रहा है ये सब कुछ काम? कौन डिसाइड करता होगा कि किस में किस तरीके की फ्लूइड को भरनी है, किस तरीके की स्याही को हमको उसके अंदर इस्तेमाल करना है? अगर मैं काम करूं, जो व्हाइट बोर्ड मार्कर्स में जो इंक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, अगर वही इंक मैं उठा करके भर दूं फाउंटेन पेन में, जो स्याही से लिखने वाली जो कलम होती है उसमें, तो क्या वो वर्क करेगा? या फिर मैं कहता हूं कि एक काम करिए ना, आपने तो देखा ना कि वो जो जेल पेन होता है उसमें भी इंक जैसी ही भरी होती, तो मैं उठा करके ये वाली इंक भर देता हूं ना, तो क्या वो जेल पेन चलेगा? नहीं चलेगा। क्या होता होगा भाई? क्यों ऐसा होता है कि वही पेन हमने ऐसा रखा तो वो पेपर को वेटेड कर देता है और कुछ लिख पाते हैं, और अगर मैंने ऐसे खुले में रखा है तो उसमें से इंक नहीं गिरती? तो रेनॉल्ड्स नंबर अल्टीमेटली एक बहुत ही कह सकते हैं प्रैक्टिकली इन्होंने वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, और ये नंबर है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्या है भाई, ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई मात्रक नहीं है, कोई वीमा नहीं है, ये कांस्टेंट होता है एक तरीके से। नंबर है, कांस्टेंट होगा, ना तो मात्रक होगा और ना ही इसकी कोई वीमा होगी। तो क्या किया था जरा देखिए ना, रेनॉल्ड्स ने प्रयोगों के द्वारा एक विमाहीन संख्या को परिभाषित किया जिसकी सहायता से किसी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की प्रकृति निर्धारित किया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। मतलब देखिए, प्रवाह की जो प्रकृति है उसको निर्धारित कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर से हम पता लगा पाते हैं कि भैया कोई भी लिक्विड जो है उसको जब मुझे फ्लोट कराना है तो कितनी वेलोसिटी दूंगा तो वो स्ट्रीमलाइन होगी, और कितनी वेलोसिटी दे दूंगा तो वो टर्बुलेंट हो जाएगी, क्योंकि सारे कामों को स्ट्रीमलाइन में आके करना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी ये डिसाइड करके देते हैं। हाँ, एग्जैक्ट नहीं देते, नियर बाई वैल्यू देते हैं, लेकिन हाँ आपको यहां से वैल्यूज मिल जाती है, जिससे आपको एक रेंज पता होता है जहां पे आप बात कर सकते हो कि भैया इतनी वेलोसिटी रखोगे तो ये कैसे चलेंगे, स्ट्रीमलाइन चलेंगे, इससे वेलोसिटी आप बढ़ा दोगे तो ये भैया टर्बुलेंट हो जाएंगे, विक्षुब्ध प्रवाह में चले जाएंगे धारा रेखीय से। तो देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर को RE से जनरली डिनोट करते हैं। एक विमाहीन संख्या होती है जिसके मान से मोटे तौर पर यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय मतलब स्तरीय है या फिर विक्षुब्ध है। क्लियर होगी बात? आइए चलिए जरा इनकी हम बात करते हैं, ये निकालेंगे कैसे इनकी वैल्यूज को। तो इनका जो सूत्र है ना, RE इक्वल्स टू रो वी डी अपॉन में ईटा। क्या है भाई? RE मतलब रेनॉल्ड्स नंबर है, रो जो है वो तरल का घनत्व है, V जो है वो तरल प्रवाह की चाल है, और जो D है वो होती है नली की व्यास, जिस नली में आपने उसको प्रवाहित किया है उसकी व्यास होती है, ठीक है। और मात्रकों की सभी पद्धतियों से इसका मान जो रहता है वो एक समान रहता है, इसकी जो वैल्यू रहती है वो हमेशा कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। तो एक काम करते हैं ना, जरा इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर को लेकर क्या है, कैसे रेनॉल्ड्स नंबर बना। तो देखिए ना भाई, इसको हम यूज करते हैं, है ना, और हम थोड़ी सी बात करके आते हैं कि अल्टीमेट रेनॉल्ड्स नंबर है क्या, रो वी डी अपॉन में ईटा। क्या है? रो वी डी अपॉन में ईटा। तो देखिए मैं कहता हूं, चूंकि RE बराबर हम लोगों ने बात करी रो वी डी अपॉन में ईटा, इसके जरिए हम कह रहे हैं कि ये रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर अल्टीमेटली बनाया कैसे, क्या था ये, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम जरा देखते हैं इस चीज को। मैं कहता हूं कि ये RE इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये रो V को ऐसे ही छोड़िए, नीचे में कह देता हूं ईटा अपॉन में D, चलेगा क्या भाई? ये D ऊपर था, नीचे ला दिया ना, चलेगा। अच्छा, ये अगर ला दिए तो मैं कहता हूं कि ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ, ठीक है, दोनों ही तरफ AV का गुणा भाग करने पर, भाई अंश और हर में गुणा भाग कर सकते हैं, तो RE इक्वल्स टू रो V, इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया AV अपॉन में ईटा D, तो इसको भी मैं कह देता हूं AV ईटा अपॉन में D। चलेगा? कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं आनी चाहिए। तो एक दो बातें समझिए, ये जो नीचे वाला जो टर्म है, ये जो नीचे वाला आपको टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म आपको किस प्रकार से दिख रहा है, चूंकि देखिए
हमें पता है कि अगर मैं आपसे कहता हूं श्यान बल के मान की बात करता हूं, है ना, तो ये देखिए ना, नीचे मैंने श्यान बल बना लिया। श्यान बल कितना होता है भाई? तो ये होता है ए वी, है ना, ईटा ए वी, ऐसा लिखा था हम लोगों ने हमारे प्रिवियस सेशंस में, हमने बात करी ईटा ए वी अपॉन में डी। ये भी हमने डेराइव करा अभी श्यान बल, है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही यहीं से इनिशिएट हुआ था, तो अभी दोबारा तो अपन इसको करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्कस करा हुआ है और ये यहाँ की बात भी नहीं है वैसे भी, ये तो अब तक हमको याद हो चुका है कि भैया ईटा ए वी अपॉन में डी श्यान बल हो गया। ये ऊपर में क्या बन रहा है? तो ये ए वी, वी और रो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर में कुछ चीजों के चेंजेस लेकर के आऊं। मैं क्या कहता हूं कि ए वी, रो और वी को अलग अलग तरीके से अगर आप देखते हैं तो क्या कह सकते हैं? देखिए, चूंकि ए वी इंटू रो टाइम्स ऑफ वी, ऐसा ही है। अब मैं अगर कहता हूं एकांक समय में प्रवाहित तरल का आयतन, आप कैसे लिखेंगे भैया? ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित तरल के आयतन की अगर बात करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एवी के जरिए। ठीक है, क्या हो गया? ए वी। ठीक है, अब एरिया है, ए जो है वो एरिया है, वी हमारा वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इसी तरीके से बात करते हैं, यहां पर दो चीज और दिख रहा है, क्या भाई? रो और वी। तो देखिए, रो और वी की अगर हम बात करना शुरू करें तो रो और वी क्या बन जाएगा? यहां पर रो जो है ये घनत्व है और ये वी जो है ये हमारा वेग है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या यहां पर कि भैया ये ए वी, है ना, रो वी, मतलब ये हो गया आयतन, ये क्या हो गया? आयतन इंटू घनत्व इंटू वेग, इंटू वेग। अब ये आयतन इंटू घनत्व क्या होता है? अभी आप इसको बता सकते हैं भैया, ये आयतन इंटू घनत्व क्या होता है? ये आयतन इंटू घनत्व, ये तो होता है द्रव्यमान। आयतन इंटू घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान। तो ये आयतन इंटू घनत्व की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि ये हो गया द्रव्यमान गुणे वेग। क्या हो गया? द्रव्यमान गुणे वेग। और जैसे द्रव्यमान गुणे वेग आपको समझ में आता है, तुरंत एक और बात में समझ में आती है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है भैया? मास इंटू वेलोसिटी, पी से डिनोट करते थे, ये होता था संवेग परिवर्तन। तो यहां पे संवेग परिवर्तन की दर बन जाएगी, क्योंकि टाइम को तो हमने यहां पर रख रखा ना, तो ये बन जाएगी हमारा, क्या हो गया? ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। अब जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं क्या? जड़त्वीय बल। ये जो संवेग परिवर्तन की दर है, इसी को क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं हम जड़त्वीय बल। तो मतलब ये ए वी रो वी, ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया? ये हो गया जड़त्वीय बल। और ये जो नीचे ईटा ए वी अपॉन डी दिख रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया श्यान बल। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्या हो गया भाई? तो ये हो गया हमारा जड़त्वीय बल, जड़त्वीय बल तथा श्यान बल का रेशियो। दोनों तरफ बल है तो भैया ये डायमेंशनली तो करेक्ट हो गई ना, बल ऊपर भी नीचे भी बल, तो भैया डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशन बचेगी नहीं, है ना, मात्रक भी नहीं बचेगा। ये पूरी बात है, पूरी कार्यक्रम किसके लिए चल रही है? रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें, है ना, इसका दिक्कत है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो मैं इन वर्डिंग्स भी अभी आपके सामने इसको लिख रहा हूं। देखिए यहां पे तो हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ड्स संख्या की। इन वर्डिंग्स अगर आप लिखते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर जड़त्वीय बल बटा में श्यान बल की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इन दोनों का रेशियो। तो मतलब कह सकता हूं मैं यहां पे क्या, अर्थात क्या है भैया? तो ये है रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड संख्या जड़त्वीय बल
जड़त्वीय बल तथा शान बल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जड़त्वीय बल और शान बल के अनुपात के बराबर होता है। भाई जड़त्वीय बल बटा में शान बल, ये होता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ये होता है हमारा रो वी डी अपॉन में ईटा। ठीक है, जहां पे हमको क्या क्या पता चला, ये रो जो है तरल का घनत्व, तो वी जो है तरल प्रवाह की चाल, डी जो है वो नली का व्यास है, ईटा जो है तरल की शांता गुणांक है। मात्रकों की सभी पद्धतियों में इसका मान एक समान होता है। यहां पर भी निकालेंगे तो सेम ही मिलने वाला है। यहां पर भी हम लोगों ने निकाल के दिखाई दिया कि बल और बल दोनों ही तरफ मिल रहा है, यानी यूनिट दोनों ही ऊपर नीचे सेम आएगी, कैंसिल होकर के कैसा होने वाला है, तो ये बीमाहीन हो जाएगा। आई होप इसमें आप कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी एंड ये पूरा ही सेगमेंट अब क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर समझ में आ गया कि भैया कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है। अब बारी इसकी है कि हमने तो ये कहा था कि रेनॉल्ड्स नंबर ये बताने वाला है कि भैया ये जो धारा होगा, प्रवाह जो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगी कि टर्बुलेंट होगी। यहां तो आपने बताया ही नहीं, तो भैया चलो ना बता रहा हूं ना भाई, ऐसा थोड़ी। आइए करते हैं बात, क्या तो कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये नीचे दी गई है 3 जानकारियां। अब फटाफट से सुनते हैं। अगर इसका मान, ऐसा मैं लिखता हूं, रेनॉल्ड्स नंबर का जो मान है 1000 से कम हो, रेनॉल्ड्स नंबर का जो मान है ये कैसा भैया, इधर लिखता हूं, रेनॉल्ड्स नंबर का जो मान है ये, इसका मान 1000 से कम हो, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति 1000 के बराबर होगी और तीसरी स्थिति जो होगी वो 2000 से ऊपर होगी। तो मैं कहता हूं कि रेनॉल्ड्स नंबर का अगर मान 1000 से कम है तो जो प्रवाह आपको मिलेगा वो टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा। ये जो है ये किसके लिए है, ये धारा रेख, सॉरी गलत बोल गया, स्ट्रीमलाइन भाई, धारा रेखीय प्रवाह होगा। ये जो होगा ये क्या होने वाला है, ये धारा रेखीय प्रवाह होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि अभी हम लोगों ने यहां डिस्कस भी किया, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, आपको एक रेशियो मिलने वाला है, और ये अगर नंबर आपका 1000 से कम है, इसका मतलब जो फ्लो है वो धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन चलने वाली है। अच्छा एक बात और समझिए ना, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीमलाइन चलने के लिए फ्लूइड अलग से ले आएंगे और जो टर्बुलेंट चलेगी उसके लिए अलग से लाएंगे ना। स्ट्रीमलाइन चलाना है, धारा रेखीय चलाना है, विक्षुब्ध चलाना है, टर्बुलेंट चलाना है, फ्लूइड तो सेम होगी ना। वेलोसिटी विल डिसाइड कि भैया कौन तेज चल रहा है तो भैया टर्बुलेंट हो जाएगा, धीमे चल रहा है तो वो धारा रेखीय होगा। तो वेलोसिटी डिसाइड करने वाली है। तरल से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तरल से क्या फर्क पड़ेगा, तरल से यह फर्क पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी किसकी ज्यादा रखनी है, किसकी कम रखनी है। अब शहद को आपको है ना टर्बुलेंट फ्लो में ले आना है तो उसके लिए वेलोसिटीज बहुत सारा चाहिए, यह फर्क पड़ेगा। लेकिन तरल जो होगा वो पहले से डिसाइडेड नहीं होगा कि भैया ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए बना है और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए बना है, नहीं, वेलोसिटी ने चेंज करना है ये सब। तो पहली पॉइंट क्लियर हो गई, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से नीचे है तो धारा रेखीय प्रवाह है। अगले में आते हैं ना, अगर ये 2000 से अधिक है तो विक्षुब्ध हो गया। दूसरा केस क्या हो गया कि अगर यही रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा हो गया तो यह विक्षुब्ध हो जाएगा, यह टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगी, यह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। यहां पर चलने वाली लेयर से आगे चलने वाले पार्टिकल को फॉलो नहीं करने वाले, किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण के सभी गुणधर्म सेम नहीं रहने वाले, धारा रेखीय में रहने वाले। टर्बुलेंट में एक दूसरे की लेयर्स को ये कहीं पर भी कट कर सकते हैं, धारा रेखीय में कट नहीं करते। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। आपको अगर 1000 से नीचे रेनॉल्ड्स नंबर मिल रहा है इसका मतलब है कि वह धारा रेखीय प्रवाह है, अगर ये 2000 से ऊपर मिल रहा है मतलब वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तीसरे की बात करते हैं, असली कहानी तो तीसरे में ही छुपी हुई है। अगर रेनॉल्ड्स का मान 1000 और 2000 के बीच में हो तो द्रव का जो प्रवाह है वो अस्थायी होता है। इस स्थिति में तरल का प्रवाह स्तरीय प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह, इसके विपरीत विक्षुब्ध प्रवाह से स्तरीय प्रवाह होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ऐसा आ गया भैया, ये बीच का बंदर 2000 से कम है बेचारे और 1000 से ज्यादा है, तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि धारा रेखीय होगा या विक्षुब्ध होगा। तो मतलब ये समझ लीजिए मिक्स हो गया। ये कभी कैसा चलेगा, धारा रेखीय,
आप जब तक जाओगे चेक करने तब तक पता लगेगा भैया वो तो विक्षुब्ध है। तो यहां पे कोई कैटेगरी अलग से हमको डिसाइडेड नहीं है। 1000 से 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो हो सकता है कि वो टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। लेकिन अगर 2000 से ज्यादा है तो स्ट्रीमलाइन ही टर्बुलेंट ही है, स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती। और अगर 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन ही होगी, टर्बुलेंट नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब एक कहानी ये समझ में आई कि ये 2000 से ज्यादा, और ये कैसा हुआ तो 1000 और 2000 के बीच में। अब रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में समझ में आ गया ना। इसी रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंगली हम बाकी के काम कर पाते हैं, हम उससे पता कर पाते हैं कि भैया स्ट्रीमलाइन किधर चलना है और कब वो विक्षुब्ध प्रवाह को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो क्या है अल्टीमेटली, तो हमने पता कर लिया था कि जड़त्वीय बल और श्यान बल का ये रेशियो होता है। ये रहा जड़त्वीय बल और श्यान बल का ये क्या है, एक रेशियो है। क्लियर होगी। इस प्रकार से रेनॉल्ड्स संख्या जड़त्वीय बल और श्यान बल के अनुपात के बराबर होती है ना। ये इनर्शियल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के रेशियो के बराबर होती है भाई। अच्छा, जब इतनी सारी मेहनत हो गई है तो काम करते हैं ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके जरा पता करते हैं कि किस तरीके के फ्लो को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए ना, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर व्यास की नली में पानी बह रहा है, मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 3 सेंटीमीटर। आओ चलो इसको स्टैंडर्ड में रख लें, 3 × 10⁻²। ठीक है, उसका औसत वेग ज्ञात कीजिए यदि पहली कंडीशन हो गई कि वो धारा रेखीय प्रवाह है। अगर वो धारा रेखीय प्रवाह है इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि रेनॉल्ड्स नंबर को रख लीजिए कितना, 1000। और दूसरी कंडीशन में वो कह रहे हैं कि भैया वो विक्षुब्ध प्रवाह हो गया, तो विक्षुब्ध प्रवाह वाले केस में मैं रेनॉल्ड्स नंबर को जो है वो लिख लेता हूं कि भैया ये 2000 हो गया। ये हो गया है भैया हमारा 2000। ठीक है, अच्छा तो ये अब अभी अपने को क्या करना है, ये दोनों चीज अपने को मिल चुकी है। पानी की श्यानता गुणांक हमारे पास में गिवन है कितना, 0.001 जूल है। ठीक है, तो मतलब यहां पर श्यानता गुणांक यानी ईटा का मान गिवन है 0.001 जूल। अब चलिए काम करते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है ये होती कितनी है, तो हमें पता है ये रो वी डी अपॉन में होती है भैया ईटा। मुझे तो वेलोसिटी चाहिए ना, तो इस v को चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो रो वी डी इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू श्यानता गुणांक ईटा। v इक्वल्स टू आर ई ईटा अपॉन में रो डी। हो गई बात खत्म। चलिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए अब हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो v इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर कितना रखना है, 1000 ना, क्योंकि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है ना, धारा रेखीय प्रवाह है, तो ये हो गया हमारा 1000। ईटा की अगर बात करें तो 0.001 पॉइजूल है, 001 पॉइजूल है। रो की अगर आप बात करना चाहेंगे तो यहां पर हमारे पास में है ना पानी की बात कर रहे हैं और आई थिंक नहीं गिवन है ना, तो पानी के लिए कितना होता है भैया, जल का घनत्व, ये जल का घनत्व होता है 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो ये रख लेते सीधे सीधे, ये हो गया 10⁻³ इंटू डायमीटर है 3 × 10⁻², तो 3 × 10⁻², यानी यहां पे जो इसकी वेलोसिटी मिल गई, ये मिल गई 0.033 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी मिलेगी, 1/30। तो ये हो गया हमारा 0.033 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी फर्स्ट केस में। और द्वितीय केस में, सेकेंड केस में क्या मिलने वाला है भाई, तो सेकेंड केस में भी वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये होने वाला है रेनॉल्ड्स नंबर इंटू श्यानता गुणांक अपॉन में घनत्व इंटू डायमीटर। डी जो है वो डायमीटर है ना, तो यहां पे 1000 की जगह 2000 लिखनी है, तो ये हो गया 2000 गुणे 0.001 अपॉन में 10⁻³ इंटू 3 × 10⁻²। बाकी की वैल्यूज तो सेम ही थी। कैलकुलेशन भी कितनी आ जाएगी भाई, तो ये आ जाएगी 2/30, 2/30
इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो गया, मतलब ये 0.066 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों में हमें वेलोसिटीज मिल गई है ना 0.066 मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी वेलोसिटी 0.066 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और अगर वो 0.033 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है ना, अगर उसकी वेलोसिटी 0.033 से चल रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, धारा रेखीय प्रवाह है, और जैसे ही वो 0.066 हो जाएगा तो वो भैया सीधे विक्षुब्ध प्रवाह में चला जाएगा। अब उसके कण, उसके पार्टिकल्स, उसके सभी गुणधर्मों को फॉलो करने वाले नहीं है, कोई कहीं भी जाएगा, रैंडमली चल के जाएंगे। तो हो गई बात क्लियर भाई, मिल गया हमें इसका आंसर। ठीक, दोनों चीजें हमें निकालनी है कि धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह में कितना होने वाला है। क्लियर है बात। तो जो हम लोगों ने सेशन के लिए टारगेट बनाया था कि हमें डिस्कस करना है प्रवाह, और हमने वेलोसिटी हेड्स की बात कर ली, उसके साथ साथ हमें बात करनी थी रेनॉल्ड्स नंबर की, रेनॉल्ड्स नंबर की बात करी, उसके संख्यात्मक मान को लेकर के भी आए, एंड हमने उसके बाद एक कैलकुलेशन भी कर लिया, मतलब एक क्वेश्चन भी कर लिया, जिससे हमें समझ में आ गया कि इसको अप्लाई कैसा करना है। तो चलिए भाई, इस सेशन को अब करते हैं हम यहीं कहीं पर समाप्त। तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरे ही कोर्स कंटेंट आपको मिल जाते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पर। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपके लिए हम पूरा कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ और इंप्रूवमेंट और इंप्रोवाइजेशन के लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ई नोट्स और ई बुक्स अवेलेबल है आपके लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा तैयार की गई है, और अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो फटाफट से जाइए, चेकआउट कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स को भी। साथ ही साथ आप जिस तरीके से कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।